जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों आपका पॉलिटी से 4 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी से 3 प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस से 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और सभी का पीडीएफ जो है आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर अपलोड भी कर दिया गया है, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां चलेगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग कम से कम क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है। तो चलिए आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वशक्ति किसका एकक है, यानी कि अश्वशक्ति जो है किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। जूल, कार्य, शक्ति या फिर डी बल का। और देखिए साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अश्वशक्ति जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक अश्वशक्ति यानी कि एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। बल का मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है, ठीक है। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, हाइगेंस ने। किसने दिया था? हाइगेंस ने। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो की बात करें तो इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अच्छा, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो हवा या निर्वात में। कितना है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है हवा या फिर निर्वात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए बताइए 3 के लिए आंसर क्या होगा। जो हल्की गैस होती है उसी को गुब्बारा में भरा जाता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हल्की गैस है, लेकिन गुब्बारा में जो सबसे अधिक इस्तेमाल होता है हीलियम का इस्तेमाल होता है। अब बताइए हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये गैस जो है क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गुब्बारों में अधिकतर नहीं किया जाता है। तो हीलियम गैस जो है ये भी हल्की गैस है और इसका इस्तेमाल गुब्बारों में किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो यही नाइट्रोजन है 78%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 78%। और इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो लिख लीजिए 0.03%। इस बार बिहार पुलिस में पूछा था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे कितनी है, तो ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में 20.98% भी देता है, ये लगभग में 21 के आसपास ही है, तो याद रखिएगा आंसर 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78%। और हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक है यही हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, एक भी दिन आप लोग क्लास को छोड़िए नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। फिर आपके पास तैयारी करने के लिए
बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक होता है निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 5 नंबर देखिए, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है? चलिए बताइए 5 के लिए आंसर। और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, आप लोग क्या कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए। जैसे कि आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो आप लोग भी कॉपी के हेडिंग में डालिए, कॉपी में प्रैक्टिस सेट नंबर 8, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे आप लोग लिखते चलिए। इससे आपका क्या होगा, नोट्स तैयार होगा। आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो उसको कॉपी में ज़रूर लिखिए। तो चाय तथा कॉफ़ी का जो मुख्य क्रियाशील घटक होता है ये क्या होता है, तो कैफीन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कैफीन। अच्छा, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर होता है, कर्नाटका में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए आंसर करते चलिए। तो प्यारे साथियों, पेंसिल लेड जो है ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? चलिए बताइए 7 के लिए आंसर। जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मीथेन की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH4, और मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। ठीक है, मार्स गैस पूछे किसको बोला जाता है, तो मीथेन गैस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ले रखा है, तो आप लोग भी जाकर ले सकते हैं। कोर्स कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस के कोर्स में आज तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी एग्जाम लिए गए यानी CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में मिलेंगे, प्लस जितने भी क्लास कराए गए हैं और कराए जाते हैं सभी का PDF आंसर के साथ में आपको वहां पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स पे मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा, आप लोग जाकर एक बार देखिए। ठीक है, तो साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आपका हो जाएगा यकृत ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा। 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। आगे देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? और आप लोग नंबर लिख लीजिए मेरा 9631887058। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है कोर्स परचेज करने में तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। कौन हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। डार्विन की बात करें तो पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने ही नेचुरल, यहाँ पर लिख देते हैं नाम, इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। आगे देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो स्तनधारी का जो प्रमुख लक्षण होता है कि वो अंडा नहीं देती है।
ठीक है। और दूसरा जो लक्षण है इसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, और आप सभी जानते हैं मानव में भी 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 कोष्ठीय हृदय होता है, स्तनधारी यानी कि मैमल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? अच्छा साथियों, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है? वर्गीकी का पिता बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीसीज। 12 नंबर देखिए, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो शरीर में फास्फोरस जो है अस्थियों में पाया जाता है और दांत में भी पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दांत के ऊपरी सतह पर पाया जाता है इनामेल। तो क्वेश्चन बनता है कि इनामेल कहाँ पाया जाता है? तो दांत के ऊपरी सतह पर। आगे देखिए, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो इसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। और आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इसको भी नोट कर लीजिए, क्या है? एरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल 2 से लेकर 4 दिन तक होता है, कहीं कहीं 5 भी मिलेगा। और इसका साइंटिफिक नाम है डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, ल्यूकोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि एससी बोस ने। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा पूछे किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आप लोग वन लाइनर फॉर्म में लिखते चलिए वीडियो को रोककर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? और देखिए, अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं तो केवल ध्यान से सुनिए, और डेली हम इसी तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे। तो इससे होगा क्या, सुनते सुनते आपके माइंड में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? तो कौन था? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए, स्वतंत्रता की मूर्ति किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है?
स्वतंत्रता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बताइए कहाँ का हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है। आगे देखिए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है और एक महादेश भी है। ठीक है, अच्छा पूछे यहाँ पर कौन सा घास स्थल होता है? तो डाउन्स घास स्थल पूछा जाता है। डाउन्स घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 18 नंबर देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न मिला था और इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आंसर है सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी ने। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। ये थे संस्थापक। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था, जो कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में। आगे देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जिस धर्म से संबंधित है वह कौन सा है? देखिए, एक त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में और एक त्रिरत्न है जैन धर्म में, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। किससे हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे कौन थे? तो महावीर स्वामी, जो कि आखिरी और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। तो पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता एक ही बात है। ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता और ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एक हुआ था गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था 1931 में। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो एक पुस्तक है रेहला, रेहला नाम की पुस्तक है। इसी में बताया गया है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के बारे में। अब रेहला नाम की पुस्तक किसकी है? तो इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी ने अपना प्रथम भूख सत्याग्रह हड़ताल आरंभ किया था। और देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था अंडमान निकोबार की राजधानी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, लेकिन इसका नाम बदला गया है, यानी राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर ही है लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कल हमने गलती से पोर्ट ब्लेयर आपको बता दिया, श्री विजयपुरम।
अब से आपको याद रखना है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर नहीं है, श्री विजयपुरम ये इसकी नई राजधानी है, यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया गया है श्री विजयपुरम। फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिए, श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर की अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल 1918 में किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चले 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अच्छा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और फरवरी 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। किस कारण, तो चौरी चौरा, ठीक है, आपने सुना होगा चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड जो कि फरवरी 1922 में ही होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आगरा। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है श्री विजयपुरम एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है एक दूसरे से अलग है 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने आपको कई बार बताया है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, तो लिख लीजिए आप लोग या फिर सुन लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले गुजरात पश्चिम में आएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए 28 नंबर देखिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इसके बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या तमिलनाडु गुजरात के पश्चिम में होगा? ये तो होगा नहीं, गुजरात तो इधर है। यहाँ पर तमिलनाडु के पूरब में, बिल्कुल ये तमिलनाडु है और पूरब इस साइड में होता है। तो तमिलनाडु के पूरब में है मन्नार की खाड़ी। केरल तो होगा नहीं क्योंकि केरल तो इधर है। कन्याकुमारी भी नहीं होगा, कन्याकुमारी नीचे है। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु के पूरब में। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो ये भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। डूरंड रेखा भारत और क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा पहले था, लेकिन डूरंड रेखा जो है अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन पहले था भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, चूँकि पहले पाकिस्तान नहीं था, तो इसका आंसर याद रखिएगा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? चलिए बताइए 30 के लिए आंसर।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जिस प्रकार माउंट आबू पूछा जाता है किस पहाड़ी पर है, तो अरावली पहाड़ी पर, उसी प्रकार कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। नीलगिरी की बात करें तो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी लिख लीजिए, कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी लिख देते हैं, अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर। चोटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पर्वत श्रृंखला है, इस तरह से पर्वत श्रृंखला है, तो मान लीजिए ये आपका सबसे ऊंची चोटी है, तो मान लीजिए ये आपका पूरा पर्वत श्रृंखला आपका है अन्नामलाई, तो इसी के ऊपर यहाँ पर अनाईमुड़ी इस तरह से है। तो चोटी ऊपर में जो होता है सबसे ऊंचा, जो पर्वत श्रृंखला है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूरा पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो ये होता है चोटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। और अरावली तो आप सभी जानते हैं ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। तो साथियों, आज का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोग बताइए 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं?